नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष राजपूत, वैस्कुलर एंड इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट, जयपुर से। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट के बारे में कि प्रोस्टेट क्या होता है, क्या इसकी बीमारी है, बीपीएच के बारे में और क्या बीपीएच के ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों, प्रोस्टेट जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन होता है, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। प्रोस्टेट जिसे पौरुष ग्रंथि या कटुत भी कहते हैं। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो कि सामान्यतया पुरुषों में ही पाई जाती है और यह हमारी पेशाब की थैली के ठीक नीचे होता है। तो पेशाब की थैली हुआ, उसके नीचे प्रोस्टेट है और प्रोस्टेट के अंदर से पेशाब का पाइप यानी कि यूरेथ्रा जाता है और यूरेथ्रा से हम लिंग के माध्यम से पेशाब पास करते हैं। प्रोस्टेट की ग्रोथ हार्मोन के कंट्रोल में होती है, जो पुरुषों के मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन या डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उनके कंट्रोल में होता है और उम्र के साथ साथ प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती जाती है। प्रोस्टेट की जो सबसे आम बीमारी है वो है बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। तो अगर मैं एक जनरल बात करूं तो 50 वर्ष की उम्र में लगभग 50% मेल्स को बीपीएच की बीमारी हो जाती है। 60 वर्ष की उम्र में 60% लोगों को, 70 वर्ष की उम्र में 70% लोगों को और 80 की एज में लगभग 90 से 95% लोगों को बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया की बीमारी हो जाती है। हम अब इसे बीपीएच ही बोलेंगे क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत से ऐसे वर्ड हैं, लंबे वर्ड हैं, तो इसलिए हम इसको बीपीएच कह के ही बात करेंगे। जिन लोगों को बीपीएच होता है केवल वही इस चीज़ का दर्द जान सकते हैं। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, इसमें दो प्रकार के लक्षण होते हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम और दूसरा इरिटेटिव सिम्टम। यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट की वजह से जो होते हैं सिम्टम, जैसे इंटरमिटेंसी यानी कि बार बार पेशाब का आना, स्ट्रेनिंग यानी कि इंसान को पेशाब करते टाइम पर बहुत जोर लगाना पड़ता है, तो वो स्ट्रेनिंग हो गया। उसके बाद फिर इंटरमिटेंट यानी कि जब वो पेशाब पास कर रहा है तो भी उसको कई बार पेशाब निकालने के लिए जोर लगाना पड़ता है और रोकने में भी तकलीफ उसको होती है। और आखिरी है पुअर स्ट्रीम यानी कि पेशाब की धार दूर जाने के बजाय पैरों के नज़दीक ही गिरती है और ऐसे में लोगों के जूते, चप्पल या कपड़े, पैर वो सब गंदे हो जाते हैं। दूसरा है इरिटेटिव सिम्टम यानी कि पेशाब की थैली में जब इरिटेशन होता है पेशाब इकट्ठा होने की वजह से, उसमें जो सिम्टम आते हैं उसमें नंबर 1 है फ्रीक्वेंसी यानी कि इंसान को बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। खासतौर से रात में अगर हम देखें तो उसे हर 1-2 घंटे में पेशाब निकालने के लिए जाना पड़ता है, तो लगभग 3, 4, 5 बार भी उसको पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है, जिससे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो जाती है। दूसरा अर्जेंसी, कई बार उसको लगता है कि बस उसका पेशाब निकलने वाला है और जब वो भीड़ भाड़ में होता है या फिर पब्लिक के बीच में होता है तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति हो जाती है और कई बार लोगों को कपड़ों में ही पेशाब छूट जाता है। और इरिटेटिव सिम्टम में सबसे आखिरी है नॉक्चूरिया, जो मैंने आपको बताया कि भाई मरीज को रात में बार बार पेशाब आता है जिससे उसकी नींद खराब होती है और वो सो नहीं पाता है। दोस्तों, लक्षणों के बाद कि क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी कि पेशाब पास नहीं हो पा रहा है ठीक से और पेशाब की थैली में इकट्ठा होकर के रह रहा है, तो उसकी वजह से मरीज को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन हो सकता है, प्रोस्टेटाइटिस हो सकता है, ब्लैडर में, पेशाब की थैली में स्टोन हो सकते हैं, किडनी खराब हो सकती है। बीपीएच के रिस्क फैक्टर क्या क्या है, यानी कि किन लोगों को बीपीएच हो सकता है? पहला, 50 से अधिक वर्ष की उम्र के लोगों को बीपीएच हो सकता है। दूसरा जो है, जिसको फैमिली हिस्ट्री है, जिसके फादर को है या परिवार में बीपीएच नामक बीमारी है, उन लोगों को हो सकता है। तीसरा, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, बहुत ज़्यादा मोटे लोग जो हैं, ओबेस लोग जो हैं, या जो लोग फैट का यानी कि वसा का उपयोग ज़्यादा करते हैं उनको, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को स्मोकिंग की आदत है, उन लोगों में ये बीमारी हो सकती है। ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो हम सभी जानते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शन में ज़्यादातर दवाइयों का इस्तेमाल होता है, पर दवाइयों के कुछ अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। इसमें मुख्यतः 2 ही प्रकार की दवाइयाँ यूज़ होती हैं, पर उनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और कुछ लोगों में ये दवाइयाँ असर भी नहीं करती हैं। साइड इफ़ेक्ट जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि सेक्स ठीक से न हो पाना, रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन यानी कि सीमेन बाहर जाने के बजाय अंदर ही पेशाब की थैली में ही गिर जाना, रिड्यूस लिबिडो यानी कि सेक्स की इच्छा न होना, हेडेक, थकान, इस तरीके के कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। ज़्यादातर लोग इन दवाइयों से फ़ायदा होता है उन लोगों को
और कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन होते हैं या वो इन दवाइयों को सहन नहीं कर पाते हैं। आगे जाकर के जब ये बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो यूरोलॉजिस्ट के पास जाकर के हम लोग सर्जरी करवाते हैं, जिसमें TURP सबसे मुख्य है। उसके अलावा कुछ वेपोराइजेशन होता है, हॉल्मियम लेज़र होता है, यूरोलिफ्ट होता है, क्लिपिंग होता है, स्टेपलर होता है, आदि इत्यादि ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो कि आप यूरोलॉजिस्ट से बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बहुत से लोग ऑपरेशन से घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा होता है कि ऑपरेशन में इन आदमी को कॉम्प्लिकेशन हो गया या उसमें बहुत ज़्यादा चीरफाड़ होती है, खून निकलता है। ऑपरेशन के दौरान भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे शरीर में सॉल्ट की कमी हो सकती है या मैं कहूँ इलेक्ट्रोलाइट डिसफंक्शन हो सकता है, खून चढ़ाने की आवश्यकता हो सकती है, ICU की आवश्यकता हो सकती है। दूसरी तरफ ऑपरेशन के बाद में भी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसा मैंने कहा कि रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन, यानी कि सेक्स करने के दौरान सीमेन बाहर जाने के बजाय पीछे की तरफ पेशाब की थैली में ही गिर जाता है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है कि पेशेंट को अपने आप ही सर्जरी के टाइम पर वॉल्व कटने की वजह से पेशेंट को अपने आप ही यूरिन पास हो जाता है और उसका पेशाब के ऊपर कोई होल्ड नहीं होता, यानी कि पेशाब अपने आप ही कपड़ों में निकल जाता है। तो दवाइयाँ और सर्जरी, इनके बीच में एक बहुत अच्छा और एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है जो विकसित देश है। जैसे मैं बात करूँ, अमेरिका है, जापान है, UK, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, कोरिया, ये सब देश जो है इनकी गवर्नमेंट पॉलिसी में ही प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन को शामिल किया जा चुका है। यानी कि प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन एक ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है जिसमें बिना किसी चीरफाड़ के, बिना खून निकले हुए, बिना खून को चढ़ाए हुए और बहुत एक्यूरेटली, प्रिसाइजली हम प्रोस्टेट को ठीक कर सकते हैं। प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन इसलिए भी अच्छा है क्योंकि इसमें